फ्लूइड में स्टैटिक डायनेमिक, हम दोनों अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। डेंसिटी हमें मालूम है, मास पर यूनिट मालूम होता है, एसआई यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्पेसिफिक वेट कहते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका हम कह सकते हैं स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, लिखो ये सब टर्म बेटा जरूरी है। रिलेटिव डेंसिटी इज, relative density of substance is defined as the ratio of density of the substance to density of water at 4 degree. Relative density, relative density, relative density शॉर्ट फॉर्म में आरडी कह देते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, दैट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। ये बताओ 4 डिग्री की बात क्यों की जा रही है, क्यों नहीं 0 डिग्री किया जा रहा। 0 डिग्री वाटर हो सकता है, 2 डिग्री, 5 डिग्री, क्यों 4 डिग्री लिया जा रहा है? क्योंकि 4 डिग्री पे बेटा डेंसिटी मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। कम होगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ज्यादा होगा तब भी डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम डेंसिटी जो वाटर होगा, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो होगी, मैक्सिमम डेंसिटी वो करंट कौन से डिग्री पे होता है, 4 डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी वर्ड आएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? नेक्स्ट लिखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या लिखेंगे बेटा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तुम्हारा बार बार यूज होगा। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। मिटाएं, स्पेसिफिक लिखो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखेंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट of substance upon specific weight of water, specific weight of water। ये बताओ कि स्पेसिफिक वेट क्या बताया, स्पेसिफिक वेट क्या बताया अभी? स्पेसिफिक वेट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम,
specific weight of substance is specific weight of substance is weight per unit volume. Specific weight of water हो जाएगा weight of water per unit volume. समझ में आ रही बात बेटा? अब यहाँ पे देखो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस मुझे बताओ. रिलेटिव डेंसिटी क्या बताया था, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ. रिलेटिव डेंसिटी is density of substance upon density of water at 4 degree. Density of water at 4 degree. यहाँ पे भी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री लिख लो. हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? और बेटा बताओ भावुक, दोनों सेम है कि अलग अलग? सेम होता तो नाम अलग अलग क्यों होता? तो अगर दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? है बेटा? देखो, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहां पे वेट लिया जा रहा है, दोनों का अगर सेम जगह पे वेट लिया जा रहा है तब तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जहां पे जी की वैल्यू सेम रहेगी. अगर मान लो स्पेसिफिक वेट सब्सटेंस का अर्थ पे लिया जाए, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री मोल पे लिया जाए, तब डिफरेंट हो जाएगा ना? समझ में आई बात सबको बेटा? जब G सेम रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब G सेम रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर G सेम नहीं रहेगा तो फर्क पड़ेगा. इसका मतलब जहां पे हम यहाँ न्यूमेरिकल यूज करेंगे, तो जब लिक्विड की बात करेंगे, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें या रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, तो हमारे लिए दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगी बेटा? दोनों न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी. बस समझ गए ना बात डिफरेंस में? और कुछ सब्सटेंस का जैसे डेंसिटी नहीं दिया रहता है तो हम वहां पे लिख दे रहे हैं, जो तुम्हें मालूम होना चाहिए, उसको यूज कर सकते हो. जनरली दिया जाता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी न्यूमेरिकली सेम होंगे. नोट यहां पे लिख लो. सोमिल, समझ में आई बात? अभिषेक, हर्षित, अगर हम कहें स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी सेम तब होगा कि जब स्पेसिफिक वेट सब्सटेंस के लिया जा रहा है और स्पेसिफिक वेट वाटर के लिया जा रहा है. स्पेसिफिक वेट मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम. देखो यहाँ पे ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री. यहाँ पे हम कह रहे हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम of substance upon weight per unit volume of water at 4 degree. तो weight में केवल G का टर्म आ रहा है ना बेटा? इसी में G न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें, G डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें, तो यही हो गया. नोट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. तो कभी कभी क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी दिया जाता है, कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया जाता है. तो दोनों से हम बता सकते हैं, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे दिया गया तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, मल्टीप्लाई करके डेंसिटी बेसिकली आ जाएगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया तब भी, क्यों? क्योंकि G की वैल्यू दोनों सेम होगा जहां पे वेट लिया गया, अनटिल अनलेस कहीं मेंशन किया जाए. समझ में आ रही बात बेटा सबको? इफ specific weight of substance and specific weight of water at 4 degree taken at same place, if specific weight of substance and specific weight of water at 4 degree Celsius are taken at same place,
सेम प्लेस, या कह सकते हैं G is same, then specific gravity is equal to relative density numerically, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। समझ में आ गई बात बेटा? दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। क्लियर बिल्कुल? तो जनरली हम यहाँ पे जो भी कहेंगे लिक्विड, जब दिया कहाँ रहेगा, कहीं मून पे थोड़ी लिया जाएगा या किसी हाइट पे थोड़ी लिया जाएगा, तो कहीं भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया जाए, कहीं रिलेटिव डेंसिटी दे दिया जाए, तो दोनों मतलब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया गया 0.5, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट का आ जाएगा। समझ गए बेटा? वाटर की डेंसिटी क्या होती है, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो बेटा। लिया? देखो अब यहाँ पे कुछ के डेंसिटी लिख दे रहे हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री लिखो। डेंसिटी ऑफ वाटर, जनरली हम डेंसिटी ऑफ वाटर जो लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। नहीं दिया रहेगा तो हम यही कंसीडर करेंगे। दूसरा लिखो डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी ये पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। दिस इज डेंसिटी ऑफ मरकरी। थर्ड लिख लो डेंसिटी ऑफ एयर। वैसे जरूरत नहीं पड़ती लेकिन डेंसिटी ऑफ एयर भी होता है। डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज इक्वल टू 1.29 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ आइस नियरली लिख सकते हो। डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस ये आगे भी जरूरत पड़ेगा, 0.92 होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, लेकिन इसको बेटा न्यूमेरिकली यूज करते हैं 0.9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये भी यूज कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस। अच्छा ये बताओ कि सी वाटर का जो होता है, सी वाटर का तुम्हें क्या लगता है, सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी या वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी? हाँ बिल्कुल सही बात है, उसमें साल्ट वगैरह और सब रहते हैं। तो डेंसिटी ये भी लिख लो, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन लिख 1.03 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो बेसिकली जो तुम्हें मालूम होना चाहिए, वाटर का, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ आइस, ये तीन का यूज होता है। और लास्ट पे हम कह दो एयर का भी मालूम रहे, कहीं कहीं पे कभी नहीं, तो ये तीन तुम्हारे, ये तीन जरूरी है, कभी कभी नहीं दिए जाते हैं। ये मानते हुए कि बच्चों की मालूम होगा कि तीन का मालूम होना चाहिए। ये डेंसिटी हो गया। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर लिखो बेटा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। मिटाइए इसको, स्क्रीनशॉट लो बेटा। छोटी छोटी बातें बेटा क्लियर रहे तो दिक्कत नहीं करती आगे। देखो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्वेश्चन बेटा जब भी टाइम मिला करे किए रहा करो, वो तो हम कराएंगे जो तो प्लस ही होगा, लेकिन जितनी बात हो गया बीच बीच में रहे, कभी क्वेश्चन एक आध ले लिया
कभी मोमेंटम ले लिया, कभी डायनेमिक्स ऑफ पार्ट की ले लिया, कभी काइनेमेटिक्स ले लिया, और देखो कि एडवांस से लेकर के कि हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस ऐसे एक क्वेश्चन लेकर के, पूरा नहीं गड़बड़ करना है। जब एक बार अभी हम रिवाइज भी करेंगे, कभी रोटेशन का पकड़ लिया कोई क्वेश्चन, उस पर लग गए, क्वेश्चन उसी तरीके का होगा कंपटीशन में, स्पेशली एडवांस की बात कर रहे हैं। और एक टाइम आएगा तुम्हें इतना आसान लगने लग जाएगा, मजा आने लग जाएगा यही सब पूछा जाता है। और तब बच्चा उस कंडीशन पहुंचता है कि लगता है कि हमारा कुछ गलत ना हो, तब सिलेक्शन की बात नहीं होती, सिलेक्शन तो वहीं पक्का हो जाता। कुछ नहीं, वो लेवल पे पहुंच करके, जैसे होता है कि मतलब एक लेवल पे समझ लो कि अगर नाक के नीचे पानी रहेगा, हम कहीं पे खड़े हुए हैं, तो कभी भी एकदम बिल्कुल सेफर साइड रहेंगे 100%। और वही थोड़ा सा अगर 2 इंच भी अगर ऊपर चला गया तो उससे गड़बड़ हो जाता। तो मतलब वैसे ही समझ लो, जब लेवल रहता थोड़ा सा ऊपर चला जाता तो वही चीजें बहुत आसान लगती है, मतलब सब कंट्रोल में आ जाती है। ये मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ। जितना बताया एटलीस्ट क्लास में जो जो हुआ वो पूरा कर डालो, उसके बाद तो फिर हम बाकी कराएंगे, जिससे हमें खाली क्वेश्चन वगैरह इधर उधर के एकदम बिल्कुल ओलंपियाड टाइप के ऐसे ऐसे डिस्कस कर देंगे, तो वो सब चीजें तुम्हें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। अभी कौन के ऊपर कौन को रोल करा दो, मतलब ये सब कराया नहीं है, अभी करा देता कोई जरूरत भी नहीं है, ये भी मैं फ्रेंकली बताऊं। लेकिन टाइम रहेगा, अगर तुम लोग किए रहोगे तब हम कराएंगे। तो जैसे मतलब मोमेंटम में भी है, तो 2-3 कोलाइड करा दिया, एक साथ करा दिया किसी एंगल पे, कौन किधर जा रहा, तो वो सब तुम्हें फिर छोटी बात लगने लग जाएगी, जो सिलेबस IIT में जो पूछा जाता है। इसलिए बीच बीच में किया करो। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की अगर बात करें, सबको कह रहा हूं बेटा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कहा जाए अगर मान लो कि लेट M1 M2 Mn substances having volume V1 V2 V3 Vn are mixed then find। अब वही बात है कि ऐसा बेटा बीच में आ गया कोरोना, नहीं तो रिजल्ट तो बाद में आया, नहीं तो तुम लोगों को तुम्हारे सीनियर पढ़ते थे तो बताते नहीं, एक सब्जेक्ट का नंबर आता है, मैं बात कह रहा हूँ। तो सिलेक्शन तो मतलब मैं क्या कहूँ, तब भी 638 632 था ही आयुष का, वही तो पास में ही रहता है, पता ही होगा तुम लोगों को बेटा। और जतिन का भी था, सार्थक था, और 3-4 लड़के थे, फिर उनका थोड़ा पीछे था। M1 M2 M3 Mn having volume V1 V2 V3 Vn are mixed, देन रो मिक्सचर, डेंसिटी मिक्सचर का क्या लिखोगे बेटा, मिक्सचर की डेंसिटी क्या लिखते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन, एक्चुअली कहीं कहीं पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी यूज होगा, तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। Vn ये आ जाएगा, यहां से आएगा बेटा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब लिखो, if two substances are mixed in equal volume, if two substances are mixed in equal volume, if two substances are mixed in equal volume, mixed in equal volume, तब हम क्या कहेंगे, मिक्सचर की डेंसिटी मतलब M1 प्लस M2 अपॉन V1 प्लस V2। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम है, दो सब्सटेंस को मिक्स किया गया, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2 है बेटा। इसकी डेंसिटी फिर लिखोगे रो मिक्सचर, M1 लिखोगे डेंसिटी ऑफ 1 इनटू V वॉल्यूम मान लिया जाए, लेट V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। तो M1 हो गया रो 1 इंटू V प्लस रो 2 इंटू V अपॉन V प्लस V, तो ये हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 इंटू V अपॉन 2V। तो ये हो जाएगा डेंसिटी रो 1 प्लस रो 2/2। अगर वॉल्यूम दोनों के इक्वल है, इक्वली मिक्स किए गए हैं और डेंसिटी उनके सब्सटेंस के रो 1 रो 2 है, तो उनका एवरेज हो जाएगा मिक्सचर की डेंसिटी। क्लियर बेटा? If two substances are mixed in equal amount, screenshot लो बेटा। If two substances are mixed in equal amount,
If two substances are mixed in equal amount, मिटाएं बेटा. If two substances are mixed in equal amount, if two substances are mixed in equal amount, मतलब ये हो गया कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू सेट M. जनरली हम रो मिक्सचर क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर M1 प्लस M2 अपॉन V1 प्लस V2. अब यहाँ से बेटा अगर दोनों के मासेस सेम इक्वल अमाउंट तो हम कहेंगे रो 1 इंटू V1, इसकी डेंसिटी मान लिया जाए रो 1 वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सेकेंड सब्सटेंस इंटू वॉल्यूम V2. तो रो 1 अपॉन रो 2 कैन बी रिटन एज V2 बाई V1, ये लिख सकते हैं. और यहाँ पे हम कह सकते हैं M1 को लिख दिया जाए रो 1 V1 प्लस रो 2 V2, दोनों सेम है V1 प्लस V2. इसको हम रो 1 V1 रो 2 V2 को या रो 1 V1 लिख दें या बेटा रो 1 V1 को रो 2 V2 लिख सकते हैं ना. इसको 2 टाइम रो 1 V1 लिख दें क्योंकि यहां से देखो दोनों सेम है अपॉन V1 प्लस V2. अब इसको कह दिया जाए 2 रो 1 और ये हो गया 1 प्लस V2 बाई V1. समझ में आई बात बेटा, V1 से डिवाइड कर दिया. क्लियर है. ये तब कह रहे हैं जब इक्वल अमाउंट में मिक्स किए गए दोनों, मासेज इनके सेम है. अब V2 बाई V1 हम क्या लिख सकते हैं रो 1 बाई रो 2. तो 2 रो 1 अपॉन 1 प्लस रो 1 बाई रो 2. तो क्या आ जाएगा 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2. बेटा समझ में आया. इक्वल अमाउंट में अगर मिक्स किए जाएंगे तो मिक्सचर जो होगा, मिक्सचर की जो डेंसिटी होगी 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2. ये बेसिक कितना बेटा मालूम होना चाहिए फ्लूइड में. ठीक है. स्क्रीनशॉट लो बेटा. लिख लिया बेटा. अब आते हैं प्रेशर पर. प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया. जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई भी एक सरफेस ले लें, कोई एक सरफेस ले लें और इस पे फोर्स लग रहा है, टोटल पे फोर्स लग रहा है F, टोटल पे फोर्स लग रहा है F फोर्स और इसका एरिया A है. फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर. परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर. प्रेशर का SI यूनिट होता है. SI यूनिट ऑफ प्रेशर जो होगा, SI यूनिट प्रेशर के कारण फोर्स एक्सर्ट होता है. ड्यू टू प्रेशर देयर विल बी ए फोर्स. SI यूनिट ऑफ प्रेशर,
पहला हम कह देंगे क्या होगा बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को और क्या कह सकते हो, पास्कल, 1 पास्कल, ये इसी को कहा जाता है पास्कल, पीए। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट। और प्रेशर को हम इसको मेजर करते हैं डिफरेंट टर्म में, 1 बार, बार में भी हम इसको प्रेशर को लिखते हैं। तो 1 बार इज इक्वल टू 1 बार, अगर कहीं दिया प्रेशर 1 बार तो 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी कहेंगे 1 इंटू 10⁵ पास्कल, क्योंकि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 बार अगर दिया है तो उसको भी हम एसआई यूनिट में 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल लिखेंगे बेटा। इसी को हम यहाँ पे एक और यूनिट होती है 1 टॉर, ये क्या होता है, 1 टॉर को लिखते हैं 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसको हम आगे बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी। 1 टॉर को कहते हैं 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, इसको भी हम बताएंगे एसआई यूनिट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1 टॉर इज 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, मरकरी कहते हैं। 1 बार है तो एसआई यूनिट में लिख दिया गया, 1 टॉर को कहेंगे 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया रहता है बेटा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, it is pressure exerted by 76 centimeter of mercury column or 10.3 meter of water column। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीसरा हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज प्रेशर exerted by, pressure exerted by 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और ये भी प्रूव करेंगे 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ये हम बताएंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ये जो मरकरी बैरोमीटर की बात करेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और 10.3 मीटर ऑफ वाटर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल, इसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं, या कह दें 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, सिंस 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गए डिफरेंट यूनिट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 या 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया? या नोट करना, नोट कर लो।
अब देखो बेटा, किसी वेसल में अगर हम कहें, अब देखना यहाँ पे किसी वेसल में अगर हम स्टैटिक लिक्विड ले लें, ये वेसल है और इसमें लिक्विड फिल है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां से आता है कि एक बात देखो, एटमॉस्फेयर में हमने देखा 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है। एटमॉस्फेयर एयर जो हम कहते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, और इसकी हाइट कितनी होगी, बहुत मतलब किलोमीटर तक होती है ना बेटा, एयर प्रेजेंस होता है। तो क्या होगा कि अर्थ अपनी ग्रेविटी से पुल कर रहा होता है, हर एक पार्टिकल को पुल कर रहा होता है, तो जब पुल कर रहा होता है तो उसके कारण प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो अर्थ सरफेस के नियर अबाउट जो हम बात कहते हैं, तो हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लग रहा है, क्योंकि जैसे इसको यहाँ समझ सकते हो कि किसी वेसल में हमने लिक्विड रख दिया, तो क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो यहाँ पे एयर है, एयर की कुछ डेंसिटी, उसको भी अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है, और ये लिक्विड लेयर को भी अपनी तरफ पुल कर रही है, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो किसी इंस्टेंट पे ध्यान देना, किसी भी हम पॉइंट पे कहें, यहाँ पे कहीं पे भी किसी पॉइंट पे कहें, तो अगर हम ये जो इस वेसल के अंदर लिक्विड है, अगर इसकी हम बात करें, इसी का फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर ये लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड, तो हम देखेंगे लिक्विड, यहाँ पे प्रेशर अगर मान लो P1 है, यहाँ पे कहीं P2 है, यहाँ पे कहीं P3 है, तो ये बताओ 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा कि 2 पे ज्यादा होगा कि 3 पे? 3 पे। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो लेयर है इसका वेट अलग रहा नीचे। भाई अगर हम अपने सर पे 10 kg का वेट रखें, तो हमारे हेड पे जो प्रेशर होगा 10 kg का रखने पे जो प्रेशर होगा P1, अगर हम 20 kg रखेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वही तो प्रेशर होगा बेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लेयर है, जितना जितना हम इसके डेप्थ में जाएंगे उतना ही लेयर का वेट नीचे लग रहा है, तो 3 पे प्रेशर ज्यादा होगा, 1 पे कम होगा, 2 पे और कम होगा, मतलब 1 पे सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा 3 पे होगा। अगर इसको हम दिखाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर कहेंगे, प्रेशर के कारण ये जो वर्टिकल वॉल है वेसल का, उस पे फोर्स इधर लगेगा। अगर कुछ एरिया ds ले लिया जाए, ध्यान देना, 2 पॉइंट पे हम कहें, 2 पॉइंट पे कहें, तो यहाँ पे अगर एरिया ds ले लें तो इस पे फोर्स ये लगेगा। 3 पॉइंट पे कहें, यहाँ पे ds एरिया ले लें तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा। ये हम कह रहे हैं कि लिक्विड जो वर्टिकल वॉल पे प्रेशर के कारण ड्यू टू प्रेशर फोर्स लगा रहा है, ड्यू टू प्रेशर फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पे वही बात इधर भी हम कह सकते हैं कि इस पे राइट वर्ड लग रहा होगा, यहाँ पे कह दें राइट वर्ड ज्यादा लग रहा होगा, यहाँ पे कह दें तो और ज्यादा लग रहा होगा। तो ये तो वॉल पे लग रहा है, तो वॉल क्या होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, वॉल भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। अब हम ये ज्यादा लंबी लाइन बना रहे हैं, जैसे से नीचे जा रहे हैं ये फोर्स ज्यादा लग रहा है बेटा, समझ में आ रहा है सबको? बोलो बेटा, ये कैसे ये समझ में आ रहा है या नहीं बेटा? कहीं पे भी कुछ डाउट है तो बताना। इसके वर्टिकल वॉल पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कुछ होगा। अब प्रेशर यहाँ पे 1 पॉइंट पे P1 है, तो इस पे अगर कोई हम ds किसी भी इंस्टेंट पे कहीं पे भी देखें, ध्यान समझो प्रेशर पूरी कहानी, कहीं पे भी प्रेशर कह दें, यहाँ पे है P, लिक्विड के अंदर कहीं किसी पॉइंट पे प्रेशर है P। अब प्रेशर P होने का मतलब हो गया कि इसके नियर बाई अगर हम एरिया ds थोड़ा दिखाने के लिए ज्यादा बड़ा बना रहे हैं, तो P इंटू ds इस पे फोर्स लग जाएगा, ds एरिया कह रहे हैं। अब कोई कह रहा है ds यहाँ पे है एरिया, तो P ds इधर फोर्स लग जाएगा, ठीक है। इधर यहाँ पे कह दिए एरिया है, जिस प्रेशर के कारण, प्रेशर है तो कंप्रेस्ड फॉर्म में, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ पे प्रेशर है तो इस पे फोर्स इधर लगाएगा, तो हर एक साइड पे ड्यू टू प्रेशर फोर्स एक्सर्ट होगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके वर्टिकल वॉल पे अगर हम ले रहे हैं तो ये फोर्स इधर लगा रहा होगा, लेकिन अगर हम इसके बॉटम पे आ जाए तो ध्यान देना, जो यहाँ पे प्रेशर होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, हर एक पे सेम प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि हाइट सेम है ना बेटा, सब पे सेम प्रेशर होगा। तो ये लिक्विड ने जो वेसल के वॉल पे लगाया प्रेशर, वो हमने दिखाया यहाँ पे रेड और ब्लू से।
अब ये हमने यहाँ पे लिक्विड को ले लिया, लिक्विड ले लिया, लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड पे कितना फोर्स लग रहा है ध्यान देना। तो यहाँ पे ये इसका बेस इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे अपवर्ड जो फोर्स लगाएगा वो तो सेम होगा, यहाँ पे वेरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हाइट सबकी सेम है, पूरा वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? वॉल वाला जो है, अच्छा साइड वाला, कोई नहीं, देखो देखो बेटा देखो, बिल्कुल सही बता दिया करो। देखो हम दूसरे तरीके से बताते हैं। जैसे ये वेजल है बेटा, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट नहीं समझ आया कोई बात नहीं। अभी देखो हमने क्या किया यहाँ पे वेजल में ये कोई लिक्विड रखा हुआ है, कोई लिक्विड रखा है, तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी, ये सब भूल जाओ हमने क्या कहा। यहाँ पे बेटा एक इमेजिनरी हम सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं, इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस, ध्यान देना बेटा सब लोग। इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस, इसके अंदर लिक्विड है, वाटर है या कोई भी लिक्विड है। तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस इसके अंदर, ये इमेजिनरी हमने एक सरफेस बना दिया सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है? बोलो। इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, स्टैटिक है। इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा इस पे, 0 होगा, बिल्कुल सही। अब अगर कहीं पे प्रेशर P है, जैसे हम कहें कि एक बैलून ले लें या एक बॉल ले लें, लेदर बॉल, मतलब वो जो हम कहें जिसको प्रेस किया जा सके, कोई एक हमने बॉल ले लिया या बैलून ले लें, उसको हम कंप्रेस करें, एक स्फेरिकल शेप में कंप्रेस करें सभी डायरेक्शन से, तो वो बैलून के अंदर जो एयर होगा वो एक्सपैंड करना चाहेगा आउटसाइड पे कि नहीं? उसी के हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्लाइटली कंप्रेस होगा। ज्यादा कंप्रेस करेंगे एक समय होगा फट जाएगा, उसकी जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग वो बैलून ब्लास्ट कर जाएगा। अगर हम हल्का उसको प्रेस करें तो उसके अंदर एयर एक्सपेंड करना चाहेगा हर एक डायरेक्शन में। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पार्ट एक सिलेंडर हमने लिया, तो यहां पे हम कहेंगे कि अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट को हम डिनोट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P नॉट लिखे हैं, P एटमॉस्फेरिक। अब P एटमॉस्फेरिक के कारण क्या हो गया कि जो एरिया इसका अगर हम ले लें S इज एरिया अपर सरफेस का, तो इस पे फोर्स, अपर सरफेस जो लिक्विड का है, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स किधर लगेगा बेटा? अपर सरफेस पे। बताओ सोमेल, दिव्यम, भाव बोलो बेटा। हमने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, तो जो ये हमने इमेजिनरी एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, इसके अपर सरफेस पे फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा, वो लगेगा P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू S एरिया। अगर हम इसी के अपवर्ड बात करते, P एटमॉस्फेरिक है, P नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर यही हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते, यहाँ प्रेशर है P एटमॉस्फेरिक, इस पे बात करते तो इस पे अपवर्ड लगता, समझ पा रहे हो बेटा? इस पे डाउनवर्ड लगेगा। साइड पे अगर कोई एरिया ले लें तो उस पे राइटवर्ड लगेगा, इधर कहीं पे ले लें तो लेफ्टवर्ड लगेगा। ये समझ में आ रही बात सबको? क्योंकि प्रेशर के कारण वो हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहेगा। तो अब इस पे प्रेशर P नॉट S हो गया डाउनवर्ड। अब हम यहाँ पे कह दें इस पॉइंट पे प्रेशर, इसके बॉटम पे हम H डेप्थ पे मान लें कि इसके बॉटम पे प्रेशर है P, तो P इंटू S ऊपर लग रहा होगा फोर्स बेटा, और इसका वेट लग रहा होगा mg डाउनवर्ड, लग रहा होगा ना? इसी को हम कहेंगे। अब ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अब एक बात देखो, ये इक्विलिब्रियम में हम
ये कह रहे हैं इसके कर्व्ड सरफेस पे ये एक इमेजिनरी हमने सिलेंडर लिया, ऐसा कोई सिलेंडर है नहीं बेटा, वाटर है, स्टेशनरी वाटर रखा, हमने एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस लेकर के उसके हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात बेटा सबको? बाहर प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है तो अपर सरफेस पे P0S लगा, नीचे प्रेशर P मान लिया अननोन है, मालूम नहीं है कि H डेप्थ पे कितना प्रेशर होगा, तो हम यहाँ पे P मान लेते हैं, तो P इंटू S। अब यहाँ पे P इंटू S अपवर्ड लग रहा होगा बेटा, यहाँ पे P हमने मान लिया, अगर यही सरफेस यहाँ पे हम कह दें PS, इसके अपवर्ड अपर पार्ट पे हम कहेंगे PS ऊपर लग रहा, अगर नीचे वाले पार्ट पे S एरिया पे बात करते हैं तो PS नीचे हम दिखाते, साइड पे कहीं एरिया होता तो उस पे इसके परपेंडिकुलर होता, कोई इंक्लाइंड अगर होगा सरफेस और प्रेशर यहाँ P है तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स होगा, वही तो प्रेशर होता है ना बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, बोलो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां पे बताओ कि ये इसका मतलब इसके साइड में जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे लेटरल सरफेस पे वो कैंसिल आउट कर रहे होंगे एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे बेटा? इसका नेट फोर्स डाउनवर्ड इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। अब से ध्यान दो बेटा, P0S ऋत्विक, P0S प्लस वेट क्या कहोगे बेटा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? H इंटू एस, P0S डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड फोर्स प्लस इसका हम कहते हैं वेट क्या कहोगे? S इंटू एच, S इज एरिया ऑफ सिलेंडर, हमने ले लिया, एरिया ऑफ सिलेंडर ले लिया बेटा, समझ में आ रही बात? H इंटू एस ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हो गया नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या कहोगे? G आएगा, mg। अपवर्ड फोर्स क्या कह दोगे? P इंटू एस कह दोगे ना, SS कैंसिल हो जाएगा, तो P क्या आ गया? P0 प्लस रो GH। इसका मतलब क्या हुआ कि H डेप्थ पे अगर हम प्रेशर की बात करें किसी भी लिक्विड में, H डेप्थ पे, सरफेस से H डेप्थ पे जाए तो प्रेशर क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। जैसे जैसे H बढ़ेगा प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। इसी को हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर, इसी को हम कहेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। क्या कहेंगे? वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ इन लिक्विड। समझ में आ गई बात बेटा यहां तक? तो जैसे जैसे किसी लिक्विड में हम H डेप्थ बिलो जाएंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, ये बात समझ में अच्छे से आई? अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉटम पे जब हम जाएंगे, ध्यान देना, बॉटम पे जाएंगे तो हर एक का हाइट H है, ये कैपिटल H कह दिया जाए। इसके बॉटम सरफेस पे अगर हम लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर था P0 एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर एक पॉइंट पे प्रेशर P0 प्लस रो GH, यही हो जाएगा ना बेटा? P0 प्लस रो GH, P0 प्लस रो GH, हर एक पॉइंट पे हो जाएगा प्रेशर अपवर्ड। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ P0 है और इस पे H1 डेप्थ पे जाए तो यहाँ प्रेशर कम होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा होगा। 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? पॉइंट 0.5 पे। तो 0.5 पे ये वॉल पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, DS एरिया है,
प्रेशर यहाँ ज्यादा है तो P5 इंटू ds हम कहेंगे इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, तो वॉल भी इसको अपोजिट लगाएगा, वॉल इसको अपोजिट लगाएगा, तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा। ये हम लिक्विड पे फोर्स कह रहे हैं ड्यू टू वॉल, और यहाँ पे दिखा रहे हैं फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन वॉल। समझ में आई बात बेटा? बोलो। सेम लेवल पे लिक्विड का प्रेशर सेम रहेगा। अगर सेम लेवल है, सेम लिक्विड है, ध्यान देना, ये हम कह दें H1, तो H1 पे बेटा क्या रहेगा? प्रेशर सेम रहेगा, चाहे हम कह दें इसको A पॉइंट, इसको कह दें B पॉइंट, तो PA विल बी इक्वल टू PB, सेम रहेगा। अगर प्रेशर सेम नहीं होता तो लिक्विड फ्लो कर जाता। लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। समझ में आ रही बात बेटा अच्छे से? लिखो। लिखो। इसका मतलब जैसे जैसे H डेप्थ पे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब अगर हम केवल लिक्विड की बात करें, जो लिक्विड की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू हो जाएगी P विल बी इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। H डेप्थ पे जो प्रेशर आएगा वो ये आएगा। अब बताओ कि अगर मान लो ये जो लिक्विड है, जो हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल बनाया था बेटा, अगर हम कह दें कि प्रेशर इस पॉइंट पे, ये जो पार्ट है इस पे प्रेशर फोर्स ड्यू टू लिक्विड कितना एग्जर्ट होगा? फोर्स ड्यू टू लिक्विड मतलब ये लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है, तो इसके कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं बेटा, देखो P0 A एरिया कह दें, कोई नहीं, एरिया इज A, तो यहाँ पे ये अगर H है, साइड वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इक्वल एंड अपोजिट लेटरल सरफेस पे। इस पे फोर्स जो लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा हम क्या कहेंगे? P0 प्लस, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना बेटा, रो जी एच इंटू ए, और ये किसके बराबर हुआ? यही तो P डैश लिखा था हमने बेटा। अब ये हम कहें कि अगर इसका बेस, जो वेसल का बेस है, लिक्विड पे कितना फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, कितना फोर्स लगा रहा है लिक्विड, तो हम क्या कह देंगे? नेट फोर्स P0 प्लस रो जी एच इंटू ए माइनस P0 A। इसको क्या लिख दोगे? P0 A का टर्म कैंसिल हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाई base of vessel on liquid is equal to P0 A का टर्म कैंसिल हो जाएगा, रो जी एच ए। यही तो आया बेटा, बोलो। रो जी एच ए क्या हो गया? वॉल्यूम। रो क्या हुआ? डेंसिटी। यही मास इंटू जी, वही वेट को बैलेंस कर रहा है ना बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे आया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से भी P0 A लगा रहा, इसलिए ड्यू टू लिक्विड जो कहेंगे उसके वेट को बैलेंस किया, जो फोर्स लगाया। क्लियर? बिल्कुल। लिखो एक बार, लिखो, स्क्रीनशॉट लो।
इस वाले में यार ध्यान ही नहीं दिया, आवाज़ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसको लगाया ही नहीं था। अब इसी में देखो आगे की बात। बिठाएं इसको। प्लेस हो गया है लिफ्ट के अंदर। केस 1, इफ वेसल एक्सेलरेट्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a0। अगर उसी वेसल को हम एक्सेलरेट कर दें विद एन एक्सेलरेशन a0, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो ये लिफ्ट के अंदर रखा है और ये लिक्विड है, एच डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा। एच डेप्थ पे प्रेशर अब कितना हो जाएगा किसी पॉइंट 1 पे। तो क्या करना है बेटा, वही बात, कोई एक इमेजिनरी हमने सरफेस ले लिया, सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, ध्यान देना, इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, एच हाइट का लिया बेटा, और इसको हमने कह दिया कि इसको एक्सेलरेट करा दिया जाए। ये एक्सेलरेट करा दिया गया। देखो तो यहाँ पे हम क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एक फोर्स लगेगा P0 ए, एरिया ए मान लेते हैं, एरिया ए लिखते हैं। और ये देखो जो इसके लेटरल सरफेस पे हम बेटा दिखा रहे हैं फोर्स लिक्विड के, तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो ds पे फोर्स लग रहा होगा, जैसे से बिलो जाएंगे वैसे से फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन वो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा? ये लाइन जो बड़ी कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एच डेप्थ पे है, तो हम कहेंगे P इंटू ए अपवर्ड, तो ये लेटरल कैंसिल हो गया। और इसके अंदर जो लिक्विड है इसका वेट होगा mg, और ये बेटा एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन a0 से अपवर्ड। हम कह रहे हैं जब यही वेसल एक्सेलरेट कर रहा है a0 से, तब हम कहें h डेप्थ पे कितना प्रेशर होगा, इसके बॉटम पे लिखना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा हमारा ऑब्जेक्टिव? तो बेटा इसको हम कह देंगे कि यही नेट फोर्स अपवर्ड कहेंगे। नेट फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू PA माइनस P0A माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a0। यही तो लिखोगे बेटा। नेट फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू, भाई एक्सेलरेट अपवर्ड कर रहा तो ऑब्वियसली pa की वैल्यू ज्यादा होगी। बोलो। अब इसको हम कह सकते हैं, यहां पे हम लिख दें p की वैल्यू, p इज इक्वल टू P0 प्लस m बाई a इंटू g प्लस a0। m की वैल्यू लिख सकते हैं बेटा, p इज इक्वल टू P0 प्लस m की वैल्यू क्या लिख देंगे, इसका मास लिखना है। हाइट कितनी है बेटा इसकी, h हाइट है, a इंटू एच वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया अपॉन a, g प्लस a0। तो यहाँ से हम कह देंगे प्रेशर जो आया, प्रेशर की वैल्यू आई P0 प्लस रो जी एच, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। समझ में आया बेटा? P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। सॉरी, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो G प्लस A0 इंटू एच। तो G इफेक्टिव आ गया। G की वैल्यू बेटा क्या हो गई,
जी नीचे एक्ट कर रहा है, जब अपवर्ड जाएगा तो प्रेशर क्या हुआ, जी इफेक्टिव की जगह गए जी प्लस ए नॉट। समझ में आई बात बेटा? या इसी को हम कहते कि ये देखो ध्यान से, अगर इसी को हम रेफरेंस फ्रेम ले लेते, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होता लिफ्ट में या इसी वेजल पे, तो वो कहेगा ए नॉट से एक्सेलरेट ये नहीं कर रहा है, ए नॉट अपोजिट इधर लग रहा है, तो जी पहले से लग रहा था, तो इफेक्टिव जी इफेक्टिव कितना कह देते आप लोग, जी प्लस ए नॉट कह देते। तो जी की जगह पे क्या प्लेस कर दो, जी की जगह जी इफेक्टिव लिख दो, तो P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच। तो P इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख दो पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए नॉट इंटू एच। समझ में आई बात? भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ ए नॉट से, तो इसको रोकेंगे तो ए नॉट ही कहेगा अपोजिट, तो जी की डायरेक्शन में हो गया, तो जी इफेक्टिव हो गया जी प्लस ए नॉट। अगर यही बात अगर हम कहें कि वेजल डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा, तब क्या कह दोगे, इफ वेजल एक्सेलरेट डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट, तो डायरेक्टली क्या कह सकते हो बेटा, बस जी माइनस ए नॉट हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगी। ये बात हो जाएगी कि जी माइनस ए नॉट, इसका मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पे लिखे या डायरेक्ट लिख दें, जी इफेक्टिव आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो ना, जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा। अब बेटा जब ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो जब इसका यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम लेंगे तो कहेंगे कि जी इस पे अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ए नॉट अपवर्ड लग रहा है, ए नॉट अपवर्ड लग रहा है, जी नीचे है, तो जी इफेक्टिव कह देंगे जी माइनस ए नॉट। फिर एच डेप्थ पे या इसको हम लिख दें नेट फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू नेट फोर्स डाउनवर्ड इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी माइनस पी ए इज इक्वल टू एम ए नॉट। यहाँ से लिखें तो P की वैल्यू यही आएगी P नॉट प्लस रो जी माइनस ए नॉट इंटू एच। समझ में आया बेटा? बोलो। अगर हम कहते हैं वेजल को ऐसे छोड़ दिया गया, सेकेंड थर्ड फ्लोर से हम वेजल में लिक्विड है उसको हम वहाँ से रिलीज कर दिए, रेस्ट से रिलीज कर दिए, तो वेजल के अंदर हम डिफरेंट पॉइंट कहें, वेजल को अगर रिलीज कर दिया गया, पॉइंट 1 कहें, पॉइंट 2 कहें, पॉइंट 3 कहें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P नॉट, तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है बेटा विद एक्सेलरेशन A नॉट इज इक्वल टू G। तो 1 और 2 3 पे प्रेशर क्या होगा, अगर हम वेजल को रिलीज कर दें किसी हाइट से, रिलीज कर दिया जाए, बोलो। हाय बेटा, हम कह रहे हैं बेटा जैसे वेजल है, देखो वेजल है, इसके अंदर लिक्विड है और इसको हम यहाँ पे रिलीज कर दिए, फ्री फॉल कर दिए, कहीं पे 5th फ्लोर पे 6th फ्लोर पे है, वेजल में लिक्विड है, उसको वहाँ से छोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड वो कितना हो गया जी। अब यहाँ 3 पॉइंट है, 1 2 3, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया P नॉट, 1 2 3 पे प्रेशर पूछा गया है, P नॉट हो जाएगा बेटा जी की वैल्यू, A नॉट जी के बराबर हो गया, तो प्रेशर ये तो टर्म 0 हो गया ना बेटा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और सब पे इक्वल हो गया, तो प्रेशर जो होगा P एटमॉस्फेरिक, जब फ्री फॉल हो रहा होगा लिक्विड का तो उसमें प्रेशर हो जाएगा सेम, दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर फ्री फॉल। अब ध्यान देना, जैसे टैप वगैरह देखते हैं, जब हम टैप से पानी जब हमारा खुलता है तो ऐसे वाटर, यह भी आगे डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे कि जो यहाँ पे है टैप में, तो अगर ये टैप यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा तो लिक्विड फ्री फॉल हो रहा होता, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
जब भी लिक्विड फ्री फॉल होगा तो प्रेशर इनसाइड लिक्विड विल बी सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फॉर फ्री फॉल pressure inside liquid will be atmospheric pressure. For free fall, pressure inside liquid will be atmospheric pressure. For free fall, pressure for free fall of liquid, pressure inside liquid, pressure inside liquid will be same as atmospheric pressure. Atmospheric pressure. ठीक है बेटा. यहाँ तक नोट कर लिया सबने. तो एक चीज़ अब बेटा ये भी क्लियर हो गया कि अगर किसी भी स्टेशनरी लिक्विड में अगर हम यहाँ पे लिक्विड के इनसाइड जाएंगे, यहाँ पे प्रेशर है PA, H डेप्थ नीचे जाएंगे तो प्रेशर जो B पे होगा वो क्या हो जाएगा, PA प्लस रो GH. ठीक है. जब H डेप्थ पे जाएंगे, अगर यहाँ पे प्रेशर है मान लो 1, यहाँ पे प्रेशर है 2 और हम कह दें H डैश यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो P1, तो P2 हम कहेंगे P1 माइनस रो GH डैश. 1 पे जो प्रेशर होगा उससे कम होगा. मतलब अगर डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं किसी पाथ से. समझ में आ रही बात. या कह दें 2 पे जो प्रेशर होगा P2 प्लस रो GH डैश इज इक्वल टू P1. यही बात हो गई ना, इधर आ गया ये टर्म. या हम कह दें 1 से अगर हम लिक्विड में अपवर्ड जाएंगे सरफेस की तरफ जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा रो GH डैश से. अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो रो GH से प्रेशर इंक्रीज करेगा. क्लियर बिल्कुल. अब अगर हम कह दें यहाँ पे ये लिक्विड है और यहाँ पे है ये पॉइंट A, ये सेम लेवल है B, यहाँ पे कह दें C, ये डिस्टेंस दिया है L, ये L लेंथ दिया, ये एंगल थीटा है. तो फाइंड रिलेशन बिटवीन प्रेशर एट A एंड C. फाइंड रिलेशन बिटवीन प्रेशर, फाइंड रिलेशन बिटवीन pressure at A, B and C. Find the relation between pressure at A, B and C. बेटा A और B पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम. P इज इक्वल टू PB, सेम लेवल पे है. B से प्रेशर अगर हम B से C जाएं या हम C से B पे आए तो B पे जो प्रेशर होगा PB जो होगा वो होगा PC प्लस ये हो जाएगा L cos थीटा. ये कितना हो गया हाइट, H की जगह हो गया L sin थीटा. तो ये हम कह देंगे PB इज इक्वल टू PC और ये हम कह दें
पी बी इज इक्वल टू पी ए, तो पी बी इज इक्वल टू पी सी प्लस रो जी एल साइन थीटा। एच की जगह हो जाएगा एल साइन थीटा। तो ये हो गया पी ए पी बी पी सी में रिलेशन आ गया ना बेटा। बी को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दें पी ए इज इक्वल टू पी सी प्लस रो जी एल साइन थीटा। तो जस्ट यही जो बात हुई उसी का हम जस्ट रिवीजन करना चाह रहे थे। समझ में आ गई बात? बोलो, कुछ किसी को कहीं डाउट? भाव बेटा समझ में आ रहा अच्छे से? गुड। हर्षित? हाँ बेटा बोलो 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 बेटा। क्या बेटा क्या? ये वाला क्या किया था? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, जब फ्री फॉल हो रहा था तो ए नॉट क्या आ गया? जी आ गया नीचे। हमने प्रेशर पूछा था 1 पे 2 पे 3 पे ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। यही बात कर रहे हो? यही क्वेश्चन की कि और कोई है? हाँ बताओ। जी इफेक्टिव क्या कह रहे हो? कितना होगा? जी होगा? अरे नहीं बेटा, देखो 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 ध्यान से। जब ये स्टेशनरी था तो हर एक लिक्विड पार्टिकल पे ये जी लग रहा है डाउनवर्ड ना बेटा। बोलो, जी लग रहा है जिसके कारण वेट लग रहा, तभी तो प्रेशर हम किसी पॉइंट पे लिखे थे। क्या लिखे थे अगर स्टेशनरी रहेगा लिक्विड? तो एच डेप्थ पे प्रेशर हमने क्या लिखा था बताओ? यहाँ पी कह दें, यहाँ पी एटमॉस्फेरिक कह दें, तो पी लिखा था पी नॉट प्लस रो जी एच लिखा था जब ये स्टेशनरी था। ए नॉट की वैल्यू 0 जब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा वेजल। क्यों? क्योंकि इसको अपनी तरफ कौन ये पुश कर रहा, पुल कर रहा, कौन कर रहा? अर्थ कर रहा, हर एक पार्टिकल को खींच रहा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा। अगर कोई यहाँ पे, जैसे वही बात हो गई कि सर पे हम इसको रखे रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा लिक्विड रखते जाएंगे हमारे सर पे प्रेशर बढ़ेगा, वेट बेसिकली वेट बढ़ेगा। जब हम रुके रहेंगे तो वेट बढ़ेगा। जब वेट बढ़ेगा तो पर यूनिट एरिया जब हम देखेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? और अगर हम वेट लेकर के जंप कर गए, वेट रख करके सर पे जंप कर गए, तो हमारा भी जी फ्री फॉल हो गया और वो ऑब्जेक्ट का भी जी है, तो दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब इसको हमने रिलीज कर दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रहा था, तो हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम हो गया ना बेटा। अपवर्ड एक्सेलरेट कराया था तो क्या आया था? अपवर्ड एक्सेलरेट कराया था तो क्या आया था? पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए नॉट। अगर वही डाउनवर्ड एक्सेलरेट कराएंगे तो जी माइनस ए नॉट आएगा, कम हो जाएगा ना। क्या होता है लिफ्ट में, जब हम नीचे जा रहे होते तो हमारे पे रिएक्शन फोर्स कम लगता है, तो इसका मतलब प्रेशर हमारे लेग और सरफेस के बीच कम होता है। अगर वही फ्री फॉल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना बेटा। समझ पा रहे हो? समझ गए अच्छे से कि नहीं है बताओ? नहीं? हाँ, तो वही बात हो गई कि P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी। ये तो G तब था जब ये G के कारण हम कहेंगे G एक्सेलरेशन हो गया डाउनवर्ड, नो डाउट। लेकिन जो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जिसके कारण प्रेशर एग्जर्ट होता, तो वही G माइनस ए नॉट था। ए नॉट की वैल्यू G आ गई, तो इसीलिए तो ये हो गया 0। किसी हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये टर्म ही हो गया 0। तो P कहीं 1 2 3 पे लिखें। क्लियर बेटा सबको? मिटाएं इसको। एक स्टेटमेंट देख लो पास्कल लॉ का, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
Pascal law, basically this law tells about transmission of pressure in liquid. It can be stated in following ways. First, pressure exerted at any point on an enclosed liquid transmitted equally in all direction. In all direction. पहला पॉइंट हुआ इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये देखो, जैसे मान लो कि एक हम ये जो फर्स्ट पॉइंट हुआ इसको हम समझा दें क्या मतलब हुआ कि ये कोई वेजल है और इसको हम कह रहे हैं कि एक लाइट पिस्टन है। लाइट पिस्टन है इस पे अगर हम कहें इसके अंदर लिक्विड है, इनक्लोज्ड लिक्विड है, अगर कहीं पे भी हम एक एक्सटर्नल यहाँ पे हम कहें कहीं पे भी किसी पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर पी एक्सटर्नल हम यहाँ पे कहीं पे प्रेशर लगा दिए, पी प्रेशर इसलिए कह रहे हैं फोर्स लगा और ये एरिया यस हो गया। ध्यान से समझो बेटा, ये नहीं कि एक पॉइंट है तो कह दो प्रेशर हो गया। जो ब्लू से दिखा रहे हैं तो ये ब्लू वाला पूरे पे लगा रहा है, इस पूरे पिस्टन पे लगा रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा दैट विल बी प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्ट इन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये पी जो होगा, जो पहले प्रेशर होगा लिक्विड में हर जगह पे वो रहेगा। ध्यान से समझो, हर जगह पे जो प्रेशर होगा वो रहेगा, लेकिन ये प्रेशर एक्स्ट्रा ट्रांसमिट हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर ये ट्रांसमिट हो जाएगा इन ऑल डायरेक्शन। बाकी जो इनिशियल जो था वो रहेगा। तो इसको हम कहेंगे प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। दूसरा लिखो, प्रेशर इन ए लिक्विड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट। Pressure in liquid at rest is same at all points pressure in liquid at rest is same at all points if we ignore gravity। ऑब्वियसली जब g की वैल्यू नहीं लेंगे तो प्रेशर सेम ही रहेगा हर पॉइंट पे ना बेटा। Pressure in liquid at rest is same at all point. Pressure in liquid at rest will remain same at all points if we ignore gravity। ऑब्वियसली ग्रेविटी के कारण ही प्रेशर चेंज हो रहा है, जी हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हर एक जगह पे पूरे लिक्विड में सेम रहेगा। तीसरा पॉइंट लिखो, ये चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड तीसरा पॉइंट, ये चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, change in pressure applied to an enclosed incompressible liquid is transmitted undiminished to every point of liquid and the walls of container। बेसिकली वही पहला पॉइंट हो गया, यही दो लिखो, चाहे इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया गया, बात वही है। ठीक है बेटा, तो जो भी कोई भी लिक्विड यहाँ पे फोर्स लगाया गया तो ये इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। मिटाएं इसको, हर एक में इक्वली, पहले जो प्रेशर हर जगह रहेगा किसी इनक्लोज्ड लिक्विड में किसी पॉइंट पे। ये बेटा हमने एक एरो से दिखाया है फोर्स है, लेकिन इसका कुछ एरिया होगा, ये एरिया पे फोर्स लगा तो हम इक्वली कहेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अगर ये पूरा एरिया ए है तो एफ बाई ए प्रेशर हुआ, तो प्रेशर किसी पॉइंट पे इनक्लोज लिक्विड में एक्सर्ट किया, इट विल इक्वली ट्रांसमिट एट ऑल पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शन टू होल लिक्विड।
मेन ये है दैट इज पास्कल लॉ। तो इनका बेसिकली हमारा क्या है कि इसका एप्लीकेशन है जो हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह, जो हाइड्रोलिक पंप होता है, हाइड्रोलिक जैक भी आते हैं, बहुत कम फोर्स लगाते हैं फटाफट ऊपर हो जाता है ना, तो वो सब इसी पे वर्क करते हैं पास्कल लॉ पे। तो इनका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट और जैक, ठीक है। तो अभी 10 मिनट और कंटिन्यू करें या रहने दें, क्योंकि कुछ क्लास होगी। बोलो बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग दिक्कत है तभी नहीं बोल रहे हो, कोई बात नहीं। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।